छत्तीसगढ़ में मिशन 23 को फतह करने के लिए दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। इसमें जमीनी स्तर पर मजबूती को अहमियत दी जा रही है। इसके साथ ही दावेदारों को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। सत्ता पक्ष कांग्रेस दावेदारों को लेकर 2018 में तय किए गए रोड मैप को इस बार भी दोहराने के मूड में है। कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक में भी इसी रोड मैप पर फोकस किया गया। कांग्रेस ने तय किया है कि 17 अगस्त से ब्लॉक स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे, जहां से पैनल बनाकर प्रस्ताव पीसीसी को भेजे जाएंगे। भी वरिष्ठ नेता हमारी पीईसी की जो मीटिंग हुई है, इसमें सभी लोग मौजूद थे। सबने अपने अपने विचार रखे, अपने अपने सुझाव दिए और मुझे खुशी है कि बहुत ही अच्छे वातावरण में सबने अपना अनुभव भी, जैसे मुख्यमंत्री जी जो पिछले वक्त पीसीसी अध्यक्ष थे, सिंहदेव जी सीएलपी लीडर थे, तो इन्होंने उस समय का भी बताया। आज के परिप्रेक्ष्य में हमको किस तरह से कार्य करना है, तो मोटे तौर पर जनरल बातें हुई हैं। ब्लॉक्स में आवेदन जाएंगे, 17 से लेकर 22 तारीख तक जमा किए जाएं। ब्लॉक में जो ये आवेदन पत्र है इसको अपलोड कर देंगे, तो लोग उसमें से देखकर भर के दे देंगे, देना शुरू कर देंगे 17 से 22 तक। और सारे आवेदन पत्र डीसीसी में जमा करेंगे 26 तारीख को। कल का हम लोग का चुनाव समिति का पहला बैठक था। हम लोगों ने तय कर लिए है कि 2018 में जिस तरह से तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब अध्यक्ष थे, तो उस समय भी हम लोगों ने ब्लॉक में आवेदन किए थे। ब्लॉक के माध्यम से जिला, जिला से माध्यम से प्रदेश को आया था। तो इस समय भी हम लोगों ने वही रोड मैप हम लोगों ने तय किए हैं। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और चाह रही है कि कार्यकर्ताओं के पसंद से टिकट मिले, इसलिए कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जा रहा है। कांग्रेस के साथ बीजेपी भी सूबे की सत्ता को एक बार फिर से हथियाने की कवायद में लगी है। बीजेपी चुनाव समिति भी अपने स्तर पर जीत की रणनीति बना रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की चुनावी समिति की बैठक पर तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि सरकार पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा ही नहीं है। भरोसा होता तो टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाता। कांग्रेस में आपस में ही एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस का तो कांग्रेस जाने, भारतीय जनता पार्टी की तो एक निश्चित प्रक्रिया है और उन प्रक्रियाओं के तहत भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का उन मानदंडों में जो कि पहले से तय है, उन कार्यकर्ताओं को जरूर टिकट देगी जो उसके लायक होंगे। छत्तीसगढ़ में चुनावी शह और मात का खेल शुरू हो गया है। दोनों ही दल जमीनी मजबूती पर फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस 2018 के फॉर्मूले को दोहराने पर फोकस कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी रणनीति बना रही है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ही दल इस बार नए चेहरों पर दांव खेल सकते हैं। खैर, अब ये तो विधानसभा चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि किसका दांव मजबूत था। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात बिछ गई है। सत्ता पक्ष कांग्रेस और बीजेपी जीत का रोड मैप बनाने में जुटे हुए हैं। दावेदारों को लेकर के मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। नए चुनावी रोड मैप से कितनी मजबूत होगी कांग्रेस? क्या बिना सिफारिश के तय हो पाएंगे टिकट? क्या सचमुच गुटबाजी रोकने के लिए कांग्रेस ने उठाए कदम? क्या इस बार नए चेहरों को मिलेगी टिकट? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे अशोक बजाज जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे गंगेश द्विवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत करना चाहेंगे और तीनों मेहमानों के साथ हम चर्चा को विस्तार देंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा गंगेश द्विवेदी जी से। गंगेश जी, बड़ा सवाल तो यही है
कि नया चुनावी रोडमैप जो तैयार किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि उससे क्या वाकई में कांग्रेस और मजबूत होगी? गंगेश जी। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो प्रक्रिया कांग्रेस ने तय की है, नहीं, ये प्रक्रिया तो बहुत बेहतरीन है। इसमें 3 तरह के फिल्टर किए हैं कि जो भी नाम है उनमें वो उनको दावेदारी अपने ब्लॉक स्तर के अध्यक्ष को करना है। ब्लॉक स्तर की जो कमेटी वो चर्चा करेगी, उनमें से 5 नामों को छांटकर जिला कमेटी को देगी। जिला कमेटी उसमें से स्क्रीनिंग करेगी और 3 नाम को आगे बढ़ाएगी राज्य की समिति में। राज्य समिति फिर केंद्रीय समिति को भेजेगी। इस तरह से ये जो सिस्टम बना है वो तो बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि अगर ये सिस्टम सही तरीके से काम करता है तो जमीन से जुड़े हुए नेता, ऐसे कार्यकर्ता जिनकी जमीनी पकड़ बहुत अच्छी है, वो भी इसमें छन के वापस ऊपर आएंगे। ये प्रक्रिया का एक बहुत अच्छा पहलू हो सकता है। लेकिन वहीं पर दूसरा पहलू ये भी है कि हर जो अभी वर्तमान में कांग्रेस की 71 विधायक हैं, उन विधायकों की भी कहीं ना कहीं दावेदारी है। और दूसरा सर्वे भी है अपने पास, कांग्रेस के पास सर्वे, जिसमें 37 लोगों ने 37 लोगों की टिकट खतरे पे है। तो ऐसे 37 सीटों के लिए खास तौर पर ये एक फार्मूला बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। वहाँ पर विनिंग कैंडिडेट चुनने में कांग्रेस को इस तरीके से बहुत आसानी होगी। लेकिन इसका थोड़ा सा एक नुकसान ये हो सकता है जी कि जहाँ पे प्रभावशाली नेता हैं, जिनके प्रभावशाली विधायक हैं, उन जगहों पर कुछ ऐसे नामों के साथ हो सकता है भेदभाव कि उनके प्रभाव को देखते हुए उनको टिकट दे दी जाए जो नशीब विधायक है, और कुछ ऐसे लोगों को मतलब किनारे किया जा सकता है। लेकिन ये सब आंतरिक अवलोकन। जी चलिए, ठीक है, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा। उससे पहले मैं अशोक जी से एक सवाल ले लेता हूँ। अशोक जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस में एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है? और आप कह रहे हैं कि नहीं, उनको एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, या ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश पर ही कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भरोसा नहीं है। क्यों लगता है ऐसा आपको, बताइए। शीर्ष नेतृत्व को कांग्रेस पर, भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं है। भूपेश बघेल को किसी विधायक पर भरोसा नहीं है, किसी पदाधिकारी पर भरोसा नहीं है, और इसी भरोसा नहीं होने के कारण ही प्रदेश अध्यक्ष बदला गया। और आपने देखा कि जब यहाँ पर इनका राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें सारे शीर्ष नेता इनके आए हुए थे, तो किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की फोटो पूरे परिदृश्य से बाहर थी। कहीं पोस्टर में, कहीं फोटो नहीं थी। कोरोना काल में हमने अनुभव किया है कि कोरोना काल में जब स्वास्थ्य विभाग के तैयारी के बारे में समीक्षा बैठक होना है, तो स्वास्थ्य मंत्री को भी सूचना नहीं रहती थी कि यहाँ पर आज समीक्षा बैठक होनी है। तो कुल मिलाकर एक दूसरे पर भरोसा इनको नहीं है, तो जनता इन पर कैसे भरोसा करेगी? एक बार भरोसा कर लिया, ठगा गए। और अब तो आप इतना अंतर्द्वंद है कि अब आप देख लीजिए कि भूपेश पर अगर भरोसा होता तो उप मुख्यमंत्री जैसे पद को और 2 महीने 4 महीने के लिए याद करने की क्या जरूरत थी? तो कुल मिलाकर स्थितियां ये दिख रही है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है, और अंदरूनी रिपोर्ट जो इनको मिल रही है वो बहुत नकारात्मक है, और इनकी सरकार बनते हुए नहीं दिख रही है। इसलिए केंद्र स्तर के नेता भी इनके आए हैं और हम पर बार बार आरोप लगाते हैं कि इनके केंद्र के स्तर के नेता लोग आकर कमान संभाल रहे हैं। आप देख लीजिए, खुद प्रभारी महोदया लगातार आ रही है, खड़गे जी आए, और भी नेता आने वाले हैं। लगातार ये केंद्रीय नेतृत्व ने अपना कमान संभाल लिया है, और ये जो भरोसे के नाम थे यहाँ पे, ये इन पर से भरोसा हाईकमान का टूट चुका है। चलिए, ठीक है। सुरेंद्र जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे अशोक जी की बात पर? दिव्यांशु जी, मूल अंतर यही है, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, पूरी पारदर्शिता है। जो प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है, माननीय प्रभारी महोदया ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि बीसीसी में जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है वहां पर आवेदन मंगाए जाएंगे। कल बैठक हुई थी 15 तारीख को, और आज के बाद कल 17 तारीख से शुरू हो जाएगी। 22 अगस्त तक वहां पर आवेदन लिए जाएंगे। फिर जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से 26 अगस्त तक पीसीसी में, प्रदेश कार्यालय में जमा होंगे। उसके बाद सभी जिला कमेटी के अंदर ब्लॉक भी आते हैं। प्रत्येक जिला कमेटी की बैठक 29 अगस्त को होगी, और वहां पर जो उम्मीदवारों के आवेदन है उसके साथ 5 लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट करके
सभी नामों के साथ पीसीसी को भेजा जाएगा। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद चुनाव समिति की बैठक होगी। मूल संकट भरोसे का तो भाजपा में है। पिछले 4.5 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले, आधा दर्जन प्रभारी आ गए, लेकिन विश्वसनीयता का संकट यथावत कायम है। कांग्रेस में तो उत्साह है, भरोसे की सरकार पर भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता का लगातार बढ़ रहा है। ये भी बात कर रहे थे, कौन सी पार्टी में प्रभारी बाहर से नहीं आते हैं, बताए। अशोक बजाज जी वरिष्ठ नेता हैं। प्रत्येक चुनाव में, विधानसभा का जब चुनाव होता है, प्रदेश के प्रभारी होते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं, स्टार प्रचारक होते हैं, वो बड़े नेता होते हैं, दूसरे प्रदेशों से आते हैं। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी तो छत्तीसगढ़ में ठेके के भरोसे है। ये जिस प्रकार से 90 विधानसभा में 90 मैनेजर गुजरात और महाराष्ट्र के दागी विधायकों को बैठाएंगे, ये बताएं। एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, अजीत पवार, जिसको 70,000 करोड़ का घोटालेबाज मानते थे, अब उन्हीं के भरोसे छत्तीसगढ़ को सौंप रहे हैं। तो मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं पर तो भाजपा कोई भरोसा नहीं है। बार बार यहां पर देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक स्थानीय कार्यकर्ता और नेताओं पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस प्रकार से चुनाव में जाएंगे। विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं का डिमोशन होने लगा। अब ये कह रहे हैं सांसदों को विधानसभा लड़वाएंगे। 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए हैं, वो अपनी विधानसभा टिकट के लिए के वो संसित हैं। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में संशय की स्थिति है, कांग्रेस ने तो पूरी तरह से, पूरी पारदर्शिता से स्पष्ट किया हमारी क्या कार्य योजना है प्रत्याशी चयन को लेकर। किसी भी प्रकार का, किसी का कोई कोटा नहीं है। क्षमता, योग्यता और कार्यकर्ता और जनता के बीच स्वीकार्यता ही मूल मापदंड होगा, पैमाना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का तो पहले भी देखे दिव्यांशु जी, लोकसभा चुनाव से पहले पिछले प्रत्याशी थे, पूर्व सांसद थे, उनको निकम्मा घोषित कर दिया, नए लोगों को लाके टिकट दिया। तो अपने नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटना भाजपा की प्रवृत्ति रही है। ठीक है, मैं प्रतिक्रिया है, निर्णय थोपने की परंपरा है। जी, मैं अशोक जी से प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल पहले गंगेश जी से कर लेता हूं। गंगेश जी, जो बात अभी सुरेंद्र जी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में बिना सिफारिश के टिकट तय हो पाएंगे, और क्या वाकई में कांग्रेस नए चेहरों पर दांव खेल सकती है? क्या कहेंगे? देखिए, जो जिन सीटों पे खासतौर पर जो आंतरिक सर्वे में जो सीटें आई, उनमें तो 37 सीटों में तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि नया कैंडिडेट कांग्रेस उतारने की तैयारी कर रही है। और इस प्रक्रिया से वो जो लोग आ रहे हैं, लोग जो छन के आएंगे ऊपर, वो निश्चित तौर पर जिताऊ कैंडिडेट रहेंगे। लेकिन बाकी सीटों में 71 सीटों में कई सारे ऐसे बड़े विधायक हैं जिनका प्रभाव है, पार्टी स्तर पर प्रभाव है, केंद्रीय स्तर पर प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं देखिए, हर जगह पे कोई भी आदर्श स्थिति कहीं पर भी नहीं होती है। कुछ सीटों पर निश्चित तौर पर होगा, उनके प्रभाव को ज़्यादा तवज्जो मिल सकती है और उनको टिकट मिल सकती है। ऐसा पहले भी होता था, ऐसा खाली छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात नहीं है, भाजपा भी वैसा होता रहा है। पिछले चुनाव में, 2018 के चुनाव में हमने देखा था कि पिछले 3 कार्यकाल के बाद 35 सीटों पर विवाद खड़ा हुआ था। मतलब 35 सीटों पर भाजपा के दफ्तर में प्रदर्शन हो गया था। तो इसका मतलब यह है कि दोनों जगह पे जहाँ पर भी प्रभावशाली नेताओं की संख्या बढ़ेगी, वहाँ तो टकराव की स्थिति बनेगी और संतुष्ट लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। तो ये दोनों ही पार्टी में, और मुझे लगता है और भी कोई दूसरी पार्टियां होंगी तो उनमें भी इस तरह की चीजें आएंगी। लेकिन ये है कि मोटा मोटा ये जो प्रक्रिया तय की गई है, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, अशोक जी के पास मैं वापस जाना चाहूंगा। अशोक जी, गंगेश जी कह रहे हैं कि फायदा कांग्रेस को मिलने की संभावना दिख रही है, और अभी सुरेंद्र जी भी कह रहे थे कि मेहनत ज्यादा आपको करने की जरूरत है। आप सवाल दोहराएंगे भाई साहब? मेरा सवाल आपसे ये, जो बात सुरेंद्र जी अभी कह रहे थे कि मेहनत करने की आपको जरूरत है, जो गुटबाजी की बात होती है या जो इस बात होती है, आपने कहा ना कि जैसे जो केंद्रीय नेतृत्व के जो लोग हैं, जो शीर्ष नेतृत्व वाले जो बड़े चेहरे, जो बड़े नाम हैं, वो बार बार आ रहे हैं, तो ये तो आपके साथ भी हो रहा है। हर साल जब भी विधानसभा चुनाव होता है तो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता होते हैं उनका आना, ये तो एक आम बात है। इसमें ये कहना कि नहीं, उनमें आपस में समन्वय नहीं है, गुटबाजी हो रही है, भरोसा नहीं है, ये कहने का क्या मतलब है? नहीं, मैं तो प्रियवर सुरेंद्र भाई को ये स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इसी चैनल में और कई बार उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है, आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं पर शीर्ष नेतृत्व को भरोसा नहीं, इसलिए वो आके उन्होंने बार बार यहाँ पर लोगों को हिदायत दी, बैठ के ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस में वही स्थिति आ गई है, तो अब इस पर वो क्या प्रतिक्रिया देंगे? कांग्रेस के यहाँ प्रभारी बैठी हुई है, हटने की स्थिति में नहीं है वो। ये इतने संकट का काल चल रहा है कि वो एक दिन भी हटने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक दिन भी हटेंगे तो यहाँ पर
क्या से क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को चाहे कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन इनकी सरकार अब नहीं बनने वाली है, क्योंकि कांग्रेस को जनता देख चुकी है। एक बार इन्होंने आजमाया तो अनुभव किया कि ये सरकार केवल झूठ बोलने वाली सरकार है, वादा खिलाफी करने वाली सरकार है, जनता को दुख देने वाली सरकार है, बेरोजगारों को धोखा देने वाली सरकार है। और ये जो सरकार है अराजकता फैलाने वाली सरकार है। इनके राज में आज जनजीवन सुरक्षित नहीं है और जिस तरह से लोग सरेआम यहाँ रायपुर महानगर में जिस प्रकार से लोग चाकूबाजी के शिकार हो रहे हैं, रोज नित्य नई घटनाएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो सरकार का सफलता का पैमाना तो यही है कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, लोग विकास करें। ठीक है, आपकी सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि हाँ विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार मतलब नहीं आने वाली, चलिए ठीक है आप मानते हैं, लेकिन जो 5 उपचुनाव हुए 2018 के बाद उसके क्या परिणाम रहे ये किसी से छुपे नहीं और किसी को बताने की आवश्यकता भी नहीं है। तो वो जो परिणाम आए हैं जो कांग्रेस के फेवर में आए हैं, तो कहीं ना कहीं भरोसा तो है। आप कहते हैं कहीं भरोसा ही नहीं है, अगर भरोसा नहीं होता तो 5 उपचुनाव कैसे जीतते? हम तो चाहते हैं कि वो 5 चुनाव का जो परिणाम आया उसी गलत फहमी में लोग रहे और परिणाम जब आएगा मुख्य चुनाव का जी उस समय पर इसको पता चल जाएगा। लेकिन इन 5 चुनाव में किस प्रकार से जनता को प्रलोभन दिया गया, किस तरह से वादे किए गए, ये आप सब अच्छी तरह वाकिफ है। लोगों को एक प्रकार से ठगने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और वो 5 सीट जहां ये लोग अभी जीत के आए उपचुनाव में, वो 5 सीट में आप अभी नोट कर लीजिए कांग्रेस पार्टी हार रही है, क्योंकि ये दोबारा वहां जीत सकती नहीं, क्योंकि वहां के लोगों को इन्होंने बहुत धोखा दिया है, उनके साथ छल कपट किया है, किसानों के साथ धोखा किया। ये सब चीजें आज काउंट कर रही जनता और इस बार बिल्कुल ठोक बजाकर अपना निर्णय करेगी और प्रदेश के जनता के हित को ध्यान में रखकर इस बार जो नई सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आप देख लीजिए। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, बड़ी बात कह रहे हैं वो जो 5 आपने उपचुनाव जीते हैं इस बार आप नहीं जीत पाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, इनकी आदत हो चुकी है, पिछले 4 साल से आप देखेंगे जब भी उपचुनाव हुए हैं उसके पहले ये बड़े बड़े दावे करते थे और चुनाव के बाद में इसी तरह से इनके बयान आते हैं। केवल 5 उपचुनाव में सफाया नहीं हुआ भाजपा का। नगरीय निकाय ये पहले दावा करते थे कि शहरों में भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है। 14 बड़े नगरीय निकाय हैं दिव्यांशु जी, 14 के 14 कांग्रेस के महापौर हैं। आज इनको यह भी विदित होना चाहिए कि जिला पंचायत के अध्यक्ष भी और ग्राम पंचायत जनपद पंचायत में भी भाजपा का सुपड़ा साफ है। मूल अंतर जो कांग्रेस और भाजपा में है, कांग्रेस में जो चुनाव समिति है दिव्यांशु जी, उसके अध्यक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं और भाजपा में कौन है? ओम माथुर राजस्थान के जो इनके प्रभारी हैं। और सह प्रभारी कौन है? चुनाव समिति के जो प्रदेश स्तर का चुनाव समिति है जिसके माध्यम से विधानसभा में जाएंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, दर्जन भर मंत्री आ गए केंद्रीय मंत्री। लेकिन विश्वसनीयता का संकट जो है भाजपा में यथावत है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में घोर निराशा और हताशा है क्योंकि आउटसोर्सिंग इनका चरित्र है। यहाँ के नेता और कार्यकर्ताओं पर इनको भरोसा नहीं। अभी गुटबाजी की बात कर रहे थे, वरिष्ठ नेता हैं अशोक बजाज जी, 13 विधायक बचे हैं कुल भाजपा के 90 में से, उसमें 15 से ज्यादा गुट। प्रेम प्रकाश पांडे जी का अलग गुट, रमन सिंह जी का अलग गुट, ब्रिजमोहन जी का अलग गुट, अजय चंद्राकर का अलग, शिवरतन शर्मा अलग, गौरी शंकर अग्रवाल, इनके 1 दर्जन से ज्यादा गुट है दिव्यांशु जी। और ये किस मुंह से बात करते हैं? कांग्रेस तो अपने काम को लेके 15 साल इनके कुशासन के वादा खिलाफी को भी प्रदेश की जनता ने भोगा है। बहुसंख्यक किसान है यहाँ, बोनस के नाम पर 15 साल ठगे। चुनावी साल को छोड़ के कभी दिया हो तो बताए। बेरोजगारी भत्ता हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, उससे बढ़ के भूपेश सरकार दे रही है। जो भूमिहीन कृषि मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल दे रहे हैं, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि श्रमिक योजना, वो भी हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, वो भी अतिरिक्त है। 36 वादे थे, 51 योजनाएं चला रही है भूपेश सरकार अपने संसाधनों से। इनके 2003 के घोषणा आ रहा हूं अशोक जी, आपके पास भी आ रहा हूं। सरकार में रहे, इनको याद नहीं आया 2018 में भी
हमने इसी तरह काम किया था, प्रत्येक विधानसभा में संकल्प शिविर लगे थे, अब भी लग रहे हैं। इस बार जो है पदयात्रा भी हमने किया प्रत्येक विधानसभा में। अभी हितग्राहियों का सम्मेलन भी हो रहा है, भरोसे का सम्मेलन लगातार हो रहे हैं, संभागीय सम्मेलन भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने सभी 90 विधानसभा में भेंट मुलाकात की, सीधे फीडबैक जनता से 2-2 गांव में। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में होड़ मची है कि यहाँ के नेता और कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटने का और बाहर से लाके थोपे गए लोगों के हाथ में मैनेजमेंट सौंपने का, तो इनके कार्यकर्ता कुंठित हैं, हताश हैं, निराश हैं। चलिए ठीक है, रिएक्शन ले भारतीय जनता पार्टी के नेता गलतफहमी में है, तो ठीक है, इनको मुबारक। ठीक है। अशोक जी, आप कुछ कह रहे थे जी, बोलिए। प्रीवर हमारे सुरेंद्र भाई कह रहे थे कि भेंट मुलाकात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उसमें उन्होंने फीडबैक लिया है। लेकिन आपको बता दूं कि जितने भी भेंट मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, ये सब प्रायोजित थे। जो प्रश्न आए हैं इनके द्वारा दिए गए थे, और जो उनको प्रश्न किया जाता था उसका उत्तर भी लोगों को दिया गया था। उनकी बकायदा ट्रेनिंग हुई और बताया गया कि आपको साथ ये सवाल किया जाएगा, आपको ये जवाब देना है। तो सारे उत्तर और प्रश्न सब प्रायोजित थे। आप किसी गांव में चले जाइए सुरेंद्र जी, आप पता कर लीजिए। अभी एक कार्यकर्ता ने आके मुझे बताया कि हमारे गांव के फला आदमी को इस ढंग से प्रायोजित किया गया था, उसको ट्रेनिंग दी गई थी, बताया गया था। लेकिन भेंट मुलाकात में मिथ्या आरोप लगाना, झूठ फैलाना बंद कर दे। मेरा निवेदन है, इनसे पूछिए रमन सिंह जी ने कितने बार पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया था 15 साल में। आप ठीक है, एक मिनट, गोठान में इनकी बात हो जाने दीजिए। गोठान में, गोबर में जो अत्याचार और भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, उसको आप दबा नहीं सकते। भेंट मुलाकात से दबने वाली नहीं है। आप अभी तक अनुभव नहीं कर पाए कि जनमत किधर जा रहा है। आपको बता दूं कि जनमत अब कांग्रेस से खिसक चुका है। अब धीरे धीरे चलिए ठीक है, जनमत कहाँ जा रहा है और उदास और जनता कैसे अपना आशीर्वाद देगी, अभी कुछ ही महीनों बाद स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीत की रणनीति बना रहे हैं और टिकट के दावेदारों पर मंथन भी हो रहा है। नए चेहरों पर भी इस बार दांव लगाया जा सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि दोनों ही दल नए चेहरों पर कितना दांव लगाते हैं। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।